मैं 2020 का चुनाव देखता हूं कि जनता एनडीए से ऊब चली है, धीरे धीरे ऊब हो गई है, सुशासन का पोल खुल गया है, लेकिन उस समय वो तेजस्वी को भी, जंगल राज को भी वापस नहीं लाना चाहते हैं। तो 2024 के चुनाव में वही जनता 32 सीट देती है एनडीए को। किसी भी हालत में लोग बिहार में लालू तेजस्वी का जंगल राज नहीं चाहते हैं। जो तलखी आपके बीजेपी या नीतीश या तेजस्वी को लेकर जो तलखी आपके बातों में दिखती है, वो चिराग को लेकर नहीं दिखती है। कुछ सिग्नलिंग है क्या? तो क्या बिहार में आप कभी कांग्रेस के साथ प्रशांत किशोर खुद को देखते हैं? राजीव गांधी को, कांग्रेस को गाली देकर, उन पर बोफोर्स का सारा आरोप लगाकर यही लालू यादव जीत कर आया। आज वही कांग्रेसी लालू जी का झोला ढो रहे हैं। और हम मान लेते हैं कि नवंबर में आपकी सरकार आ रही, आते ही शराबबंदी एक घंटे में हट जाएगी। जन स्वराज पार्टी है, उसके एजेंडे में जाति जनगणना को लेकर कोई घोषणा होगी? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन दलों ने जातीय जनगणना को मुद्दा बनाया, सर्वेक्षण कराया, अगर उसमें से कोई नेता हो जो 5 पन्ना भी पढ़ा भी नहीं होगा। अनुसूचित जाति जनजाति की गणना, मुसलमानों की गणना तो आज़ादी के बाद से हो रही है, फिर उनकी स्थिति क्यों नहीं सुधर गई? तो जो जातीय जनगणना हुआ है, जो उसमें आंकड़े आए हैं, उसके आधार पर अगर सरकार ने निर्णय लिए होते, बजट बनाया होता, कार्यक्रम शुरू किए होते, तो निश्चित तौर पे फायदा होता। तो हम लोग इस तरह के सर्वे, इस तरह की जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन नमस्कार, मैं हूं प्रभास और हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कम से कम 1 दर्जन चुनावों के परिणामों को प्रभावित किया, कई सरकारों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, पर अब वो एक अपने चुनाव के सूत्रधार हैं और वो भी अपने गृह प्रदेश में हैं। इसको लेकर उनकी क्या रणनीति है, क्या भविष्य में वो करेंगे जब नवंबर में चुनाव होगा, इन सब मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे। प्रशांत जी, आपका लाइव हिंदुस्तान में स्वागत है। धन्यवाद। तो प्रशांत जी, शुरू से शुरू करते हैं। आप काफी मुझे लग रहा है कि चुनावी राजनीति में 2012-13 से आप दखल दे रहे हैं, जब कैग का गठन हुआ 2011 से। हाँ, तो 2012 गुजरात का विधानसभा चुनाव पहला चुनाव था। हाँ जी, वही मैंने कहा 2012-13 से है। और इस तरह से देखें तो 13-14 सालों का आपको अनुभव हो गया। आपने कम से कम 1 दर्जन चुनाव लोगों को लड़वाए। अब आप कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, इसका फैसला नहीं हुआ है अभी, ठीक है? तो लेकिन एक चुनाव के सूत्रधार हैं आप अपने गृह राज्य में। क्या ज्यादा आसान था आपका मतलब नेचुरल स्किल? आपको क्या लगता है कौन सा ज्यादा आपका नेचुरल स्किल के करीब था? नहीं, देखिए, काम तो मैं वही कर रहा हूं जो जिसको आप पहले जो काम मेरा था, मोटे तौर पर काम मैं वही कर रहा हूं। पहले मैं क्या करता था, किसी दल के साथ, नेता के साथ जुड़कर उसको और उसके दल को, उसकी टीम को व्यवस्थित करना, किस मुद्दे पर चुनाव में मुद्दा क्या बनाया जाए, किस तरह का संवाद रखा जाए, कैसे जनता के बीच पहुंचा जाए, कैसे आउटरीच किया जाए, भाषण कैसे हों, कार्यक्रम कैसे हों, स्ट्रेटजी क्या हो, वही काम मैं अभी भी कर रहा हूं। फ़र्क बस इतना है कि पहले मैं किसी एस्टेब्लिश दल के साथ करता था, अभी वो काम मैं एक दल के लिए कर रहा हूं जिसका नाम जन स्वराज है, जिसको मैंने अपने 2 साल के प्रयास से बिहार के लोगों को इकट्ठा करके एक साथ लाकर बनवाया है। और ये दल कोई प्रशांत किशोर का दल नहीं है, किसी व्यक्ति का, किसी जाति विशेष, किसी परिवार का दल नहीं है। ऐसा नहीं है कि 4-5-10 लोग पटना में या दिल्ली में बैठे और उन्होंने दल की घोषणा कर दी। 2-2.5 साल तक बिहार में घूमने के बाद, 2 साल तो पैदल ही मैं चला हूँ, 5000 गाँव में जाने के बाद, हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि बिहार में बदलाव हो और विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देने की जो राजनीतिक बाध्यता रही, एक तरह से रही है लोगों की, उससे निकलने के लिए एक सशक्त ईमानदार विकल्प की जिसकी भी इच्छा थी, उन सबको इकट्ठा करके एक दल बनाया गया जिसका नाम है जन स्वराज। अब मैं अपनी पूरी समझ, मेरा अनुभव, सब कुछ उस दल के लिए लगा रहा हूँ, इसकी रणनीति बना रहा हूँ। चाहता हूँ कि ये दल आगे जीत कर आए ताकि बिहार में व्यवस्था का परिवर्तन हो, एक नई व्यवस्था बने, बिहार भी अन्य देश के अन्य राज्यों के तरह विकास की दौड़ में शामिल हो, हम लोग भी बिहारी कहे जाना अपमान का विषय न बने, बिहार के बच्चे बाहर पढ़ाई और रोजगार के लिए न जाएं, इसी सपने को लेकर यहाँ आए हैं। आप कहते हैं, बार बार कहते हैं ये मेरा दल नहीं है, चुनाव में लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा ये भी पार्टी फैसला करेगी, पर जब जन स्वराज की बात होती है तो आम लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि प्रशांत भूषण जी के बाद पार्टी का सेकेंड लाइन, प्रशांत किशोर जी के बाद पार्टी में दूसरी श्रेणी के नेता कौन है, या प्रशांत किशोर के बाद कौन है? ये आपको ये नहीं लगता, क्योंकि आपने बहुत सारी पार्टियों को संगठन के स्तर पे, एजेंडा के स्तर पे और दूसरी तरहों पे सलाह दी होगी, कभी आपको नहीं लगा कि एक सेकेंड लाइनअप खड़ी की जाए? ये आपका देखने का नजरिया है। आपको मैं पूछूं कि जदयू में सेकेंड लाइन का लीडर कौन है, तो आप 4-5 लीडर का नाम लेंगे। अब जन स्वराज में डीपी यादव
सेकेंड लाइन के लीडर आप मान सकते हैं। सेकेंड लाइन का क्या, हमसे सीनियर, हमारे सीनियर लीडर हैं। सीताराम यादव यहाँ के बड़े लीडर हैं। किशोर कुमार मन्ना 2 बार के विधायक हैं। रामबली चंद्रवंशी MLC हैं। अफाक अहमद MLC हैं। तो ये सेकेंड रंग के लीडर नहीं हैं। और हजारों लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, जो जिले के स्तर पर काम कर रहे हैं, वो सेकेंड रंग की लीडरशिप नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राजद में सेकेंड रंग लीडर कौन है, आप जरा बता दीजिए। बारे आप फिर वही बात है, आप लालू जी के अलावा कौन लीडर है बताओ जरा आप राजद में। नहीं तो वो जब भी कोई एक व्यक्ति जो प्रयास कर रहा है, जो अगुवाई कर रहा है, वो आपको बड़ा दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस दल में और कोई है नहीं। आज 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हम लोग की कोर कमेटी की बैठक थी। 250 लोग, 150 कोर कमेटी के लोग और जिला के अध्यक्ष बैठ के 3-4 घंटे तक हर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अगर कोई सेकेंड लाइन है नहीं, अगर कोई दूसरा लीडर है नहीं, तो फिर ये कौन लोग हैं? मैं प्रशांत जी ये नहीं कह रहा हूँ कि सेकंड लाइन नहीं है, हो सकता है सामूहिक विमर्श से आप लोग सारे फैसले करते होंगे। मैं ये पब्लिक परसेप्शन या पब्लिक ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ कि तो उसी पब्लिक परसेप्शन में मैं आपसे जान रहा हूँ कि बिहार भाजपा को सेकेंड लाइन तो छोड़िए, फर्स्ट लाइन में कौन है ये बता दीजिए। वो उनका एक अपना क्राइसिस है, इसीलिए वो कभी बिहार के इतिहास। भाई आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कांग्रेस का फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन लीडरशिप कौन है? तो बिहार कांग्रेस के यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं, क्या आप उनका नाम जानते हैं? अभी बदले हैं। अब नहीं, अब सुनिए ना मेरी बात। आप लोग मतलब पैमाना जांचने का या कंपैरिजन का कुछ तो पैमाना बनाइएगा। आप तेजस्वी यादव के अलावा, लालू जी के अलावा कितने लीडर्स के बारे में आप राजद में जानते हैं? नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए और उनके 2 मंत्रियों को छोड़ दीजिए, जो कि इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो मंत्री हैं। वो कौन से बड़े लीडर हैं? वो क्या 5000 वोट भी दिला सकते हैं? जो भाजपा का यहाँ अध्यक्ष है, छोड़िए आपने कहा कांग्रेस नया बना है, भाजपा का अध्यक्ष का नाम बता दीजिए। दिलीप जायसवाल। और कितने लोग उनको जानते हैं? कितने लोग, आप तो भाई साहब बिहार के ही हैं, कितने लोग दिलीप जायसवाल को बिहार के सड़कों पर गाँव में जानते हैं कि दिलीप जायसवाल कौन है? लेकिन तो नहीं, एक मिनट, आप कम से कम सीताराम यादव को तो लोग, कहीं आप जाइए सीताराम यादव को लोग जानते हैं, DP यादव को लोग जानते हैं, किशोर कुमार मुन्ना को लोग जानते हैं, जो हमारे सो कॉल्ड लेटरल इंट्रेंट हैं, RK मिश्रा को लोग जानते हैं कि यहाँ का सबसे डेकोरेटेड IPS अफसर रहा है। कौन नहीं जानता है? तो आपको जो जनसुराज में प्रशांत किशोर के अलावा आप कुछ देखना नहीं चाहते हैं, तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं? और भाजपा का कोई अननोन आदमी भी बैठा हुआ है चेयर पे, मतलब जो यहाँ डिप्टी CM है विजय सिन्हा जी, उनको कितने लोग जानते हैं? नहीं आप बताइए ना। आप कह रहे हैं कि जनसुराज में सेकेंड रंग लीडरशिप नहीं है। भाई दूसरे दलों में तो लीडरशिप है। चिराग पासवान की पार्टी में सेकेंड रंग लीडरशिप कौन है? मांझी जी के पार्टी में सेकेंड रंग लीडरशिप कौन है? प्रशांत जी आप जानते हैं, आप उन सभी पार्टियों के साथ कभी ना कभी काम कर चुके हैं, ज्यादातर पार्टियों के साथ। आप जानते हैं कि उन पार्टियों के वो उसी पारंपरिक तरीके से चलती रही। आप एक नई उम्मीद है, बिल्कुल नई उम्मीद। चलिए आप कह तो रहे कि नई उम्मीद है, आपसे एक नई अपेक्षाएं हैं लोगों। बिल्कुल। तो आप देखिए, 2 बातें हैं। या तो मैं जिसको आप लीडर पहले से मानते हैं वैसे लोगों को अगर हम लोग शामिल कर लें, तो लोग कहते हैं कि आप भी तो उसी को शामिल कर रहे हैं। और मैं नई लीडरशिप क्रिएट कर रहा हूं, तो आप कह रहे हैं कि कोई जाना पहचाना चेहरा है नहीं। तो भाई जाने पहचाने बालू माफिया, शराब माफिया, बदमाशों को, रंगदारों को, अपहरण करने वालों को अगर आप चाहते हैं सेकेंड रंग में लाने के लिए, तो मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे ऐसा सेकेंड रंग लीडर नहीं चाहिए। मेरे पास जो लोग हैं उनकी छवि पर कोई दाग नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कह सकता हूं कि कोई दाग नहीं होगा, लेकिन वो किसी दूसरे दल के नेताओं के मुकाबले स्वच्छ छवि और बेहतर सोच के लोग हैं। कई मायनों में हम लोग, देखिए हमारा जो नारा है इसमें लिखा हुआ है सही लोग, और हम लोग रोज कहते हैं कि हम लोग सही लोग का समूह बनाना चाहते हैं। चुनाव और चुनाव जीतने की क्षमता के आधार पर मजबूत लोगों का समूह नहीं बनाना चाहते हैं। कई बार चुनावी राजनीति में हमने खुद देखा है कि चुनाव जीतने की बाध्यता के मद्देनजर मजबूत को ही सही मान लिया जाता है। जनसुराज की ये सोच है कि नहीं, आदमी सही होना चाहिए, सही व्यक्ति के पीछे प्रयास, संसाधन लगाकर, प्रबंधन लगाकर उसको मजबूत बनाया जा सकता है, लेकिन मजबूत आदमी अगर गलत है तो उसको सही बनाने का उपाय नहीं है। तो जनसुराज सही लोगों का समूह बनाने का प्रयास है, मजबूत लोगों को इकट्ठा करके चुनाव लड़ने का प्रयास नहीं है। आप ही की जैसी बात का एक प्रयोग दिल्ली में लोगों ने देखा। आप 2020 में उनके साथ काम भी किए, लेकिन बाद में उसकी परिणति भी लोगों ने देखा। मैं अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहा हूँ, वो भी एक पॉलिटिकल। अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी और जनसुराज में कोई कंपैरिजन नहीं है। पहला और मूलभूत अंतर ये है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, जनसुराज किसी आंदोलन का परिणति नहीं है।
परिणाम नहीं है। ये समाज को जगाकर समझाकर 2.5-3 बरस इकट्ठा करके बनाया गया है। दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी में कुछ लोग, वो बहुत काबिल हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, मैं उस पर नहीं पढ़ता हूँ, कुछ लोगों ने कहा कि हम साथ में आएंगे, हमारे पास एक ऐसा मंत्र है जन लोकपाल, जिससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा, व्यवस्था बदल जाएगी। जन सुराज इसके बिल्कुल उलट बात कह रहा है। आप मेरी किसी भी सभा का स्पीच उठा के देख लीजिए, मैं मन से कहता हूं कि एक प्रशांत किशोर छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर भी आएंगे तब आपका जीवन नहीं सुधर सकता है। जब तक आप खुद नहीं सजग होंगे, जब तक आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं करेंगे, कोई आपका जीवन नहीं सुधार सकता है। तो हम लोग तो बिल्कुल उलट बात कह रहे हैं। तीसरी बात, हम लोग आइडियोलॉजिकली वी आर ट्राइंग टू फॉलो व्हाट बाबा साहब एंड गांधी जी हैज सेड। अगर एक शब्द में, बोलचाल की भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूं तो जन सुराज आज़ादी से पहले जो कांग्रेस थी, महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी, उस तरह की व्यवस्था को बनाने का प्रयास है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? आज़ादी से पहले जो कांग्रेस थी, महात्मा गांधी वाली कांग्रेस, आज वाली नहीं, 47 से पहले की, 47 से पहले, उस समय समाज में जिसको भी आज़ादी के लड़ाई में कुछ योगदान करना होता था, उसको ऐसा लगता था कि अगर मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा तो मैं आज़ादी की लड़ाई में जुड़ जाऊंगा। और कांग्रेस इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि एक बार आप कांग्रेस में शामिल हो गए तो आपकी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ आज़ादी के लड़ाई में आपको काम करने का अवसर मिल जाता था। तो हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भाई कोई धरने पर बैठा, कोई जेल में गया, कोई किसी ने अखबार निकाला, किसी ने गांव में प्रभात फेरी निकाली, कोई रेलवे लाइन उखाड़ा, कोई बम फेंक कर आया। अलग अलग तरह के प्रयास लोगों ने किए, लेकिन ज़्यादातर लोग उसमें, कांग्रेस वो प्लेटफॉर्म था, जन सुराज भी वो प्लेटफॉर्म है। जो भी बिहार में बदलाव चाहता है, जो बिहार में एक नई व्यवस्था चाहता है, जो बिहार में बिहारी शब्द का जो अपमानित फील करता है, जो बिहार में शिक्षा और रोजगार चाहता है, वो सब के लिए ये प्लेटफॉर्म है। आप आइए, इससे जुड़िए। ये प्रशांत किशोर का दल नहीं है, प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं है। मैं रोज़ कहता हूँ कि लोग मुझे बताते भी हैं कि आप हमारे सूत्रधार हैं। हमारी भूमिका कुम्हार की है। कुम्हार कितना भी समझदार हो, कितनी भी उसकी ताकत हो, अगर अच्छी मिट्टी और चाक ना हो तो घड़ा नहीं बना सकता है। लेकिन अगर चाक और मिट्टी अच्छी हो, कुम्हार उसको थोड़ा सा हाथ से सहारा देता है, वो घड़ा बन जाता है। तो बिहार जो है वो चाक है, बिहार का समाज है वो चाक है। और जो समाज को मत कर जिन लोगों को मैं निकाल रहा हूँ 2-2.5 साल के प्रयास के बाद, वो अच्छी मिट्टी हैं। मैं उनको थोड़ा सहारा दे रहा हूँ ताकि वो एक अच्छा, मतलब आप नव बिहार के सृजन करता है। मैं इतना बड़ा बोझ या इतनी बड़ी उपाधि अपने कंधे पे नहीं रख सकता हूँ। मैं बिहार का वो लड़का हूँ जो समझता है कि इस मिट्टी का कर्ज है, और अगर भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से जीवन में कुछ हासिल कर लिया है तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि इस समाज में, इस राज्य में जो पीछे छूट गया है, दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत पीछे छूट गया है, उसको सुधारने का, उसको आगे खींच कर लाने का जो कुछ भी मेरे पास भगवान ने दिया है, मैं प्रयास जरूर करूं। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, इस पर बहुत विवेचना आप लोग कर रहे हैं। विवेचना इस पर होनी चाहिए कि प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं कि प्रयास मैं करूं या आप करें, प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के व्यक्ति को ही पड़ेगा। तो आप उस प्रयास की विवेचना करें, इसकी परिणाम की चिंता छोड़ दें। परिणाम की चिंता मुझे होनी चाहिए ना, मुझे कोई परिणाम की चिंता नहीं है। 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे। देखिए, हम लोग महाभारत की कहानी पढ़ते हैं, अभिमन्यु की कथा जो सुनाई जाती है, चक्रव्यूह में अभिमन्यु को फंसाकर मार दिया गया, या वो चक्रव्यूह तोड़कर निकल नहीं पाए, लेकिन फिर भी आज इतिहास अभिमन्यु को याद रखता है। जिन लोगों ने उसको घेर कर मारा उसको याद नहीं रखता है। तो मैं बिहार में, लोग कहते हैं भैया बहुत कठिन काम ले लिए हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि ये कठिन है इसलिए मुझे करना है, कोई इसमें नहीं घुसेगा इसलिए मुझे करना है। और इसको करने में मुझे जो कुर्बानी करनी पड़े, जो कुछ भी मुझे लगाना पड़े, अपनी बुद्धि, शक्ति, संसाधन पर सब कुछ छोड़कर मैं 3 साल से लगा हुआ हूँ। अगर नहीं भी कर पाया तो मुझे उसका अफसोस नहीं है, लेकिन अगर प्रयास नहीं करूंगा तो अफसोस रहेगा कि मेरे पास वो शक्ति, वो बुद्धि भगवान ने दी थी, मैंने प्रयास नहीं किया। आप बुद्धि की बात करते हैं, सरस्वती की कृपा है आप पे, अब मेधा है आपका। शक्ति और संसाधन को लेकर बड़े सवाल उठते हैं, मतलब राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप चलता है, आप जानते हैं उसको। क्या
और लोगों का आरोप है कि आप कॉरपोरेट स्टाइल में चीजें चला रहे हैं। जैसे अभी पटना रैली में अपेक्षित सफलता शायद आपको नहीं मिली, या बिहार में जो उपचुनाव हुआ 4 सीटों पर, उस पर उस तरह की अपेक्षित सफलता नहीं मिली। तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये वजह विरोधियों ने या विश्लेषकों ने कहा कि एक कॉरपोरेट स्टाइल में पार्टी चल रही है, दूसरा जमीन पे उस तरह से कैडर नहीं तैयार हो पाया। तो उसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है? कि अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो बिहार में राजनीतिक संगठन के तौर पर जन सुराज से बड़ा संगठन अभी कोई नहीं है। दल जीतना हारना अलग बात है, लेकिन जैसे कम्युनिस्टों का बड़ा संगठन है, उनको राजनीतिक सफलता उतनी नहीं मिलती है, लेकिन संगठन के मामले में कई देश के हिस्सों में कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा संगठन है। आज जन सुराज से बड़ा राजनीतिक संगठन बिहार में कोई नहीं है। आपने कहा कि उपचुनाव में आपको सफलता अपेक्षित सफलता नहीं मिली। आप जरा समझिए, 10% वोट मिला। आप बिहार की राजनीति को, देश की राजनीति को गहराई से समझते हैं। बिल्कुल मैं सामने से कहता हूं कि प्रशांत किशोर और जन सुराज से जितनी अपेक्षा उसके हिसाब से सफलता नहीं मिली, लेकिन क्या मिला? लोग कहते हैं मुट्ठी खुल गई। चलिए, खुली मुट्ठी जब खुली तो उसमें क्या मिला? 10% वोट मिला। किसको? वो दल जिसको 11 दिन पहले सिंबल मिला था, उसको 10% वोट मिला है। भाजपा जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, इतना उसके पास संसाधन है, रिसोर्स है, इतनी ताकत है। बिहार में भाजपा को 10% वोट लेने में 20 बरस लगे थे। पिछले चुनाव में भाजपा को 19.6% वोट आया था। जदयू को अपने दम पर जब चुनाव लड़े 2014 में 16% वोट आया था। आप कांग्रेस को अपने दम पर चुनाव लड़े 4-5% वोट आया था। पिछली बार अलायंस में 9.6% वोट आया था। और 11 दिन पुरानी पार्टी को अगर 10% वोट आया है, लोग कह रहे हैं इनको अपेक्षित सफलता नहीं मिली। बिहार में कोई भी दूसरा नेता अगर 10% वोट लेकर आता तो आप लोग सारा एनालिसिस ये करते कि किस गठबंधन में जाएगा, किसको हराएगा, किसको जिताएगा। लेकिन ये ठीक है कि अपेक्षा हमसे बड़ी है, लोगों की उम्मीद जन सुराज से बड़ी है, तो सवाल भी मेरे से किया जाना चाहिए। आप ये निश्चित जानिए, एक बड़ी वजह उसकी रही सिंबल का लोगों का ना जानना। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, दिसंबर में एक एमएलसी का भी उपचुनाव हुआ और उस एमएलसी चुनाव में जन सुराज को 22% वोट आया। हम लोग दूसरे नंबर पर हैं, तीसरे नंबर पर राजद है, चौथे नंबर पर एनडीए रहा। तो सिंबल का जो सिंबल की वजह से नुकसान हुआ, और उसमें इंडिपेंडेंट जीते थे। हाँ, एमएलसी में तो इंडिपेंडेंट जीते, लेकिन जन सुराज का वोट शेयर यहाँ के सभी दलों में सबसे ज़्यादा 22% है, क्योंकि वो सिंबल पर चुनाव नहीं था। हम लोग को 31 अक्टूबर को सिंबल मिला है, 11 तारीख को चुनाव है, बीच में 5 दिन छठ है, तो सिंबल पहुंच ही नहीं पाया, लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि किस सिंबल पे बटन दबाना है। लेकिन मैं इसको एक्सक्यूज नहीं मानता हूं। 2 अक्टूबर को दल बना है, तब तक तो मैं पदयात्रा में ही लगा हुआ था। और प्रशांत किशोर जिस चीज़ के लिए आप मुझे जानते हैं, दलों का संगठन और उसका चुनाव प्रचार अभियान, वो आप देखेंगे। अब मैं 2 अक्टूबर के बाद संगठन को मैंने व्यवस्थित किया है जहाँ तक हो सके, और अब चुनाव प्रचार का अभियान अब शुरू हो रहा है। लोग भूल गए हैं 2015 में मैं जब यहाँ आया था और लोग बता रहे थे कि मोदी की आंधी है, पहला कैंपेन 2 जून को शुरू किया गया था, हर घर दस्तक। 2 जून, अभी हम लोग 2 जून आए नहीं हैं, अभी मैंने कैंपेन शुरू नहीं किया है। आप आगे आगे देखिए, नवंबर में अप्रत्याशित रिजल्ट आपको दिखेंगे। बिहार में जन सुराज एक तरफा जीत कर आएगा, ये मानकर चलिए। जस्ट बिकॉज कि मैं जन सुराज से जुड़ा हूँ, कई लोग कह रहे हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है। यही बात अगर मैं एनालिस्ट के तौर पर कहता तो लोग कहते भैया अगर प्रशांत किशोर कह रहा है तो होगा ही होगा। वो वहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता ना। नहीं, इसीलिए मैं कोई सीट और नंबर का दावा नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं पहले एनालिस्ट नहीं भी कर रहे तो भी आप 125 सीट का तो दावा कर ही रहे ना कि सरकार बनाने के लिए। तो बिल्कुल 125 का नहीं कर रहे, उससे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन मैं इस पे आ रहा हूं कि अगर मैं एनालिस्ट, अगर मैं स्टेक होल्डर नहीं रहता और जन सुराज को बाहर, जन सुराज के प्रयास को और जमीन पर जो देख रहा हूं उसको अगर बाहर से मैं एनालाइज करता, डेटा सर्वे देखकर, तो मैं आपको नंबर और वो भी बताता, जैसे मैंने आंध्रा में बताया, जैसे मैंने बंगाल में बताया। यहाँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं एक स्टेक होल्डर हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि बिहार में 2-3 बातें तो बिल्कुल क्लियर हैं। एक, 60% से ज़्यादा लोग बदलाव चाहते हैं, चाहे वो राजद का सपोर्टर हो, जदयू का सपोर्टर हो, कांग्रेस का सपोर्टर हो, भाजपाई हो। आप जाकर रैंडम किसी गांव में रोड पर पूछ लीजिए, लोग चाहते हैं भैया बहुत हुआ, अब कुछ नया होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। ये बदलाव की चाहत है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जन सुराज को चाहता है, लेकिन बदलाव की चाहत यूनिवर्सल है, करीब करीब उस पर कॉन्सेंसस है। दूसरी बात, नीतीश कुमार
का अब खत्म हो गया। इसके बाद अब नीतीश कुमार को कोई नहीं चाहता है, क्योंकि शारीरिक मानसिक तौर पर नीतीश कुमार अब सीएम बनने की स्थिति में नहीं है। अगर बाकी सारी बात को छोड़ भी दें तो भी जो व्यक्ति अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का नाम नहीं जानता है, जो व्यक्ति एक शब्द खड़ा होकर एक लाइन बोल नहीं पा रहा है, वो व्यक्ति अब बिहार का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। उसके हाथ में 13 करोड़ लोगों का भविष्य नहीं दिया जा सकता है। इसलिए बिहार में ये निश्चित जानिए कि बदलाव होगा, नया मुख्यमंत्री होगा और जनसुराज का होगा, ये आप लिख कर रखिए। जो जनसुराज का मुख्यमंत्री होगा तो कौन होगा? अब ये जब जनसुराज के जो लोग जीत कर आएंगे वो एमएलए बैठकर आपस में तय करेंगे। बड़ी चर्चा है, मतलब आपने आवेदन मंगाया थे सारी सीटों पर से, और आपकी पार्टी के लोग ही अनौपचारिक चर्चाओं में कहते हैं करीब 12,000 आवेदन, 2,200। क्या हम लोग कैमरे पे कह रहे हैं 12,000 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, और उसमें से कुछ लोगों ने, आपने अपने लिए नहीं पर आपके ही पार्टी के कुछ लोगों ने राघोपुर से आपके लिए आवेदन दाखिल किया, तो स्वीकार होगा उनका आवेदन? प्रशांत किशोर की अदालत में स्वीकार होगा उनका? देखिए क्या है कि ये तो साथियों का अपनी सोच है, उनका उत्साह है। मैंने ये कहा है कि मेरी अपनी व्यक्तिगत इच्छा या राय ये है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन अगर पार्टी कहेगी कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है तो पार्टी से ऊपर मैं नहीं हूँ, तो पार्टी अगर कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी तक जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मुझे चुनाव लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पार्टी कहेगी कि राघोपुर से लड़ना है तो बिल्कुल राघोपुर से भी लड़ेंगे। उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने बताया कि किसी ने ऑलरेडी मेरे नाम पर आवेदन दिया हुआ है राघोपुर से, और उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर राघोपुर से आवेदन दिया है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, कोर कमेटी ने निर्णय लिया कि मुझे राघोपुर से लड़ना है, तो लड़ने में कोई दिक्कत नहीं। पर आप चूंकि चुनाव लड़ाते रहे हैं, आप एक रणनीतिकार रहे हैं, तो आपकी रणनीति क्या कहती है कि आपको राघोपुर से लड़ना चाहिए? नहीं, मैं पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर से नहीं पूछ रहा हूं। मैं इसको ऐसे मान लीजिए कि आप जनसुराज के लिए आप रणनीति बना रहे हो। नहीं, ऐसे कैसे मान ले? हम रणनीति नहीं वैसे बना रहे हैं ना। आप रणनीति भी अभी बना रहे हैं ना? नहीं, रणनीति तो मिलकर बनाएगी। अगर मिलकर उस रणनीति में मैं भी अपना विचार रखूंगा, अगर उस रणनीति में यह तय हुआ कि मेरा राघोपुर से लड़ने से पार्टी को फायदा है तो निश्चित तौर पर लड़ूंगा। अच्छा, आपने कहा कि अगर दूसरी पार्टियों को पहले चुनाव में 10% वोट आ जाता तो ये बात उठती कि वो किसका वोट काटेंगे, किसको। बहुत लोग कहते हैं कि ये चुनाव आप टेस्ट कर रहे हैं, 2025 का चुनाव आप टेस्ट कर रहे हैं, आप असली तैयारी 2029 और 30 की कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये वही लोग हैं, जब मैं चलना शुरू किया तो बोला बिहार में क्या कर लेंगे, ये 2 महीने में भाग जाएंगे, अरे ये क्या टिकने वाले हैं, ये तो बिजनेसमैन हैं। अरे मेरे भाई 2.5 बरस हो गए, 2.5 बरस में जितना पसीना बिहार में अगर किसी एक व्यक्ति ने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में पसीना बहाया, मेहनत की है, तो उसका नाम है प्रशांत किशोर। 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके दल खड़ा कर दिया। अब जब विकल्प खड़ा हो गया है तो दोनों जो दल, जो जिनको राजनीतिक मुफ्तखोरी की वर्षों से आदत लगी है, कि उनको मालूम है कि हमने काम किया नहीं है, लेकिन अभी मोदी जी आएंगे, अभी नीतीश कुमार के पार्टी वाले जाएंगे और लालू का डर दिखाकर वोट मांगेंगे, अरे भैया हमको वोट नहीं दोगे तो जंगल राज आ जाएगा। इसी तरह लालू जी को मालूम है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं, कुछ काम नहीं, सिर्फ जाकर ये कहना, अरे भाई मुसलमानों देख लो, भाजपा फिरका परस्त शक्तियों को रोकना है, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है, तो हमको वोट दो, नहीं तो भाजपा आ जाएगी। तो इन दोनों दलों को राजनीतिक मुफ्तखोरी का आदत लग गया है, काम न करना और सिर्फ दूसरे का भय दिखाकर वोट लेना। अब ये इसलिए घबराए हुए हैं कि जनता को अगर तीसरा कोई विकल्प मिल जाए, रास्ता दिख जाए, तो दोनों की लुटिया डूबने वाली है। और ऐसा मैं सिर्फ अति विश्वास में नहीं कह रहा हूँ, ऑलरेडी 2020 में दिखा। 2020 में चिराग पासवान ने बिना किसी तैयारी के चुनाव के 10 दिन पहले कुछ लोगों को इकट्ठा करके 100 सीट पर चुनाव लड़ा दिया। तो आपने देखा कि जो मैं बात बता रहा हूँ, बदलाव की या विकल्प की चाहत इतनी बड़ी थी कि अपने आप को सूरमा समझने वाले नीतीश कुमार और जदयू 70-72 से घट के 42 पर आ गए। लेकिन उसका दूसरा भी देखिए, साथ में भाजपा वाले भी लड़े, उनका देखिए दशा। लोगों को लगता है कि सिर्फ जदयू की सीट कम हुई, ऐसी बात नहीं है। भाजपा का स्ट्राइक रेट भी 90 से घटकर 60 हो गया, क्योंकि जब पिछली बार नीतीश और भाजपा साथ में लड़े थे 2010 में, तो 101 सीट में भाजपा 91 सीट जीती थी। 2020 में भाजपा 110 सीट लड़ी और 72 सीट जीत कर आए, उसमें चिराग पासवान नहीं लड़ रहे थे। तो अगर 2020 के चुनाव को सिर्फ आप चिराग के एंगल से देखते हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मैं 2020 का चुनाव देखता हूं कि जनता एनडीए से ऊब चली है, धीरे धीरे ऊब हो गई है, सुशासन का पोल खुल गया है, लेकिन उस समय वो तेजस्वी को भी, जंगल राज को भी वापस नहीं लाना चाहते हैं।
तो इनको नीचे कर दिया, हटाया नहीं। इस बार जब जन स्वराज का नया विकल्प उनको दिखेगा तो इन दोनों को, इनको तो हटाएगी और जंगल राज को वापस लाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप जब कहते हैं कि जनता एनडीए से ऊब गई है, बिहार की जनता ऊब गई है, ये मैं कह रहा हूं कि ये तो परिणाम कह रहे हैं। आप जो डेटा का एनालिसिस करते हैं, लेकिन फिर 2024 के चुनाव में वही जनता 32 सीट देती है एनडीए को। बिल्कुल, तो उस समय कौन, उनके पास विकल्प क्या था? 2024 का जो लोकसभा है, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि किसी भी हालत में लोग बिहार में लालू तेजस्वी का जंगल राज नहीं चाहते हैं। उसके सामने कोई भी आ जाए, तो लोकसभा के चुनाव में तो उनके पास कोई विकल्प था नहीं, उनके पास कोई तीसरा विकल्प तो था नहीं। मैंने कहा कि जब तीसरा विकल्प उनको मिला विधानसभा में, वो प्रशांत किशोर का विकल्प नहीं था, वो चिराग पासवान का विकल्प था। बिना तैयारी क्या था, सीट जीत पाए थे। सीट भले एक जीते, लेकिन हर सीट पर जहां वो लोग चुनाव लड़े 15,000, 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 लोगों ने वोट किसी तीसरे विकल्प को दिया। ये उस बदलाव को दिखाता है कि लोग ऊब चले हैं लालू नीतीश से, मैं ये बता रहा हूं। अब अगर उसके सामने एक बेहतर, सशक्त, ईमानदार, एक सोचा समझा प्रयास जन स्वराज के तौर पर दिखेगा तो वो बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। मैं इतना बता रहा हूं, इतना तो कॉमन सेंस लोगों को होना चाहिए। आप जब भी चिराग की बात आती है बहुत पॉजिटिव बात करते हैं आप, जैसे जो तलखी आपके बीजेपी या नीतीश या तेजस्वी को लेकर जो तलखी आपके बातों में दिखती है, वो चिराग को लेकर नहीं दिखती है। कुछ सिग्नलिंग है क्या? देख, मैं आपको बता दूं क्यों नहीं दिखती है। मैं मानता हूं कि पिछले 30-35 साल में जो बिहार की बर्बादी है उसके लिए लालू और नीतीश जिम्मेवार हैं, लेकिन उसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद पत्रकार हैं, जरा इसको ध्यान से देखिए। लालू जी को बिहार की जनता ने, जिसको हम लोग कहते हैं सब जाति में बटा है, कुछ समझ में नहीं आता है, खाली जाति पर वोट देता है, लालू जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक ही बार जिताया। एक ही बार लालू जी को पूर्ण बहुमत मिला, वो 1995 में। उसके बाद लालू जी जितने साल यहाँ शासन में रहे वो कांग्रेस की मदद से रहे, कांग्रेस की बैसाखी से रहे। कांग्रेसियों ने उनकी मदद क्यों की? क्यों? उनको क्या मालूम नहीं था कि बिहार में जंगल राज है? उन्होंने मदद इसलिए की कि केंद्र में 10, 15, 20 सांसदों का सपोर्ट मिलता रहे। वही काम आज भाजपाई कर रहे हैं। 10, 15, 20 सांसदों के लालच में नीतीश के हवाले बिहार को कर दिया। तो मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार की बर्बादी की जिम्मेवारी लालू नीतीश की है, इसलिए तलखी है, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही हैं, जो चंद सांसदों के लालच में बिहार के और बिहार के युवाओं का भविष्य का सौदा इन लोग करते हैं, इसलिए असली गुनाहगार हैं। ये तलखी मेरी इन चारों के लिए है। चिराग इसमें फैक्टर नहीं है। दूसरी बात, चिराग जो है, मुझे एक बात चिराग की पसंद है कि वो जाति की राजनीति नहीं करता है। वो व्यक्ति, वो जो राजनीति कर रहे हैं भाजपा के साथ है, मैं बिल्कुल उसके विरोध में हूँ, क्योंकि उनके पिताजी ही कभी यहाँ सेकुलर राजनीति के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी करी। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, कोई मुस्लिम ही बनना चाहिए। लेकिन आज चिराग पासवान भाजपा के साथ है, ये उनका निर्णय है। लेकिन कम से कम वो आदमी जाति की राजनीति नहीं कर रहा है। वो ये कह रहा है कि बिहार में तरक्की होनी चाहिए और आज जो स्थिति है ये स्थिति बदलनी चाहिए। ये बात वो कह रहे हैं, युवा हैं, उनका अपना काम करने का तरीका हो सकता है, मेरे से कोई राजनीतिक कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति बात ठीक कह रहा है तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। आप जो कह रहे थे ना कि रामविलास पासवान जब 2005 में कहे थे कि मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए, उसके बाद फरवरी में उन्होंने ये बात कही थी। नवंबर में जब वो चुनाव हुआ था तो रामविलास पासवान 29 से 0 सीट पर आ गए थे। ठीक बात है, वो तो जनता ने उनके इस संभव है कि उन्होंने जो प्रयास किया या जो उनके विचार थे या जो उन्होंने स्टैंड लिया उनको राजनीतिक नुकसान हुआ, शायद इसीलिए वो आज भाजपा में के साथ हैं, ये अलग बात है। लेकिन हमारा चिराग से व्यक्तिगत मेरी मित्रता है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, मैं रोज कैमरे पे कहता हूँ, उन्होंने भी कहा है। लेकिन हमारा कोई राजनीतिक सरोकार न है, न हो सकता है जब तक वो भाजपा में है। अच्छा, आप जितने लोगों के साथ आपने जितने लोगों को चुनाव लड़वाया, मैं देख रहा हूं कि मैं अभी आने से पहले लगातार आपके यूट्यूब के कुछ इंटरव्यूज देख रहा था, आप अमूमन सबके खिलाफ हैं। चाहे आप तमिलनाडु में स्टालिन हो, चाहे आप नीतीश हो, चाहे बीजेपी हो, ये एक जमाने में आपने सबकी मदद की है। बिल्कुल नहीं, देखिए मैं खिलाफ किसी के नहीं हूं। आप इसको ऐसे देखिए कि मैंने अलग अलग दल और नेताओं के साथ काम किया और सोच रही कि इनके साथ काम करके कुछ आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है। कुछ अपनी प्रोफेशन में आगे बढ़ने की मजबूरी भी रही और ये सोच भी रही, और एक तरह से भटकते रहे हैं कि कौन सी जगह, कौन सा प्लेटफॉर्म मिले जिस पे कि सही में आमूलचूल परिवर्तन दिखे। मुझे 10 साल वो काम करके ये लगा कि भगवान ने मुझे जो शक्ति बुद्धि दी है, जिसकी मदद से मैं लोगों को जिताने में कंधा लगा रहा हूँ, जिता रहा हूँ, लोग और दल तो जीत रहे हैं लेकिन जनता का जीवन नहीं बदल रहा है।
इसलिए मुझे ये काम आगे नहीं करना चाहिए था। ऐसा तो है नहीं कि मुझे किसी ने हटा दिया था वहाँ से। जब मैंने वो काम को छोड़ा है तब तो मैं उसके एकदम पिनैकल पर, शीर्ष पर था। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुझे लगा कि इससे बेहतर मुझे कुछ करना चाहिए, और वो बेहतर करने की खोज में, चाहत में 1 साल में घर पे बैठ के अपना सोचा, मनन किया और तय किया कि नहीं, अगर मुझ में ये शक्ति, क्षमता है तो मुझे बिहार में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। दल के जीतने हारने से तो कुछ होने वाला नहीं। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मेरा उनसे सामंजस्य भी नहीं हुआ। मैं उनके साथ काम किया, उस समय जो मेरे से बन पड़ा मैंने उनके लिए किया, लेकिन मैंने कोई बंधुआ मजदूरी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया था कि मैं आप ही के साथ रहूंगा, आपका झंडा लेके घूमता रहूंगा। बंधुआ मजदूरी होता भी नहीं, मैक्सिमम 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं, ये ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन मैंने उस समय उनकी मदद की, और जो मदद की तो बहुत ईमानदारी से की, बड़ी शिद्दत से की, और भगवान की कृपा से सफलता भी मिली। लेकिन मैंने ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया है कि मैं अब जगनमोहन रेड्डी को जिताता ही रहूंगा या उन्हीं के लिए काम। मेरा वो नेचर नहीं है। मैं किसी का झंडा ढोने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। मैं अपनी सोच से गाइडेड हूँ। मेरी अपनी एक यात्रा है जीवन की, उसमें बहुत गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन मैं गलतियों से मैं समझता हूँ कि मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं उन गलतियों से सीख कर मुझे और बेहतर करना चाहिए। एवोल्यूशन जो है एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए प्रोफेशनल, वो कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। संभव है कि 10 साल पहले मुझे वो समझ नहीं थी जो आज है, तो मैं क्या करूं? अगर मुझे समझ हुई कि 10 साल पहले मैं जो सोचता था वो गलत है, तो मेरे पास 2 विकल्प है, या तो उसके बारे में रिग्रेट करता रहूं या उससे सीख कर कुछ बेहतर करने का प्रयास करूं। तो मैं दूसरे पाले में हूं। अगर कुछ गलती हुई भी तो उस गलती से सीख कर और बेहतर करने का प्रयास है, और गलती नहीं भी हुआ तो भी कंटिन्यूअस सीखने का अपना अप्रोच है। आपने कहा कि मैंने 2020 में से आपने जेडीयू से आपका नाता टूटा, 2018 से 20 आप जेडीयू के 19 में जब सीए एनआरसी आया, इस आदमी ने धोखा किया समाज के एक बड़े वर्ग के साथ, और सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं धोखा किया। वो मतलब मैं दल में था। आप ये देखिए जदयू मैंने क्यों छोड़ा। आज के ज़माने में कोई मुखिया सरपंच का पद नहीं छोड़ता है। नीतीश कुमार ने एक तरह से डिक्लेयर कर दिया कि मेरे बाद प्रशांत किशोर ही हैं इस पार्टी में, एक तरह से अपना लीगल हायर घोषित कर दिया राजनीतिक तौर पर। उसके बावजूद मैंने उसको छोड़ दिया। क्यों? तो दल में बैठकर ये तय हुआ कि हम लोग सीए एनआरसी के विरोध में वोट देंगे। जब बिल संसद में आया तो उस व्यक्ति ने धीरे से, बिना हम लोगों से बात, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बिहार में, हम लोग ये कह दें कि हम लोग बिहार में लागू नहीं करेंगे। तो मुझे लगा कि मैं जीवन राजनीतिक शुरुआत कर रहा हूँ, और ऐसे व्यक्ति के साथ जो ना राइट है ना लेफ्ट है, वो आदमी ना भाजपा के पक्ष में है ना विपक्ष में है। भाई मैं फोरम पे, पार्टी फोरम पे कह रहा हूँ कि मैं इसके विरोध में हूँ, और उसके पक्ष में वोट भी दे रहे हो, और वोट भी दे रहे हो तो उसके साथ भी नहीं कह रहे हो कि नहीं बिहार में कुछ दूसरा कह दो। इसलिए मैं अलग हट गया, सब छोड़ के हट गया। उसके बाद आपकी कांग्रेस के साथ आपकी बात नहीं, उसके बाद तो मैं बंगाल गया हूँ। बंगाल में आप बंगाल में आप चुनाव लड़ा है, 21 का चुनाव। मुझे 19 में मैंने प्रयास किया आकर कि जदयू में एक नई पार्टी, एक नई विचारधारा के साथ एक नया प्रयास किया जाए। सफलता नहीं मिली तो मैं वापस गया, और जो क्षेत्र में जानता था उसमें फिर से तमिलनाडु और बंगाल जीत कर आए। असफलता से घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने पहले कभी इंटरव्यू में कहा कि जब मैंने पहला प्रयास किया तो आई फेल्ड, लेकिन फेल होकर उससे सीख के फिर वापस आया हूं, और ये तय किया है कि नहीं, अब कोई पैचवर्क नहीं करूंगा, शुद्ध प्रयास करूंगा, ईमानदार प्रयास करूंगा, और बिल्कुल ऑर्गेनिकली एक नया विकल्प खड़ा करूंगा जिसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज न करना पड़े। नहीं, मैं वो कह रहा था आपकी राजनीतिक यात्रा की बात कर रहा था कि आप जेडीयू के बाद आपकी कांग्रेस से बात चली। मैं वो समझ रहा हूं कि 2021 में आप बंगाल का चुनाव जितवाते हैं, स्टालिन को चुनाव जितवाते हैं, वो एक अलग आपका प्रोफेशनल काम था। लेकिन एक बहुत चर्चा थी कि आप कांग्रेस आने वाले हैं, आप फ्री हैंड चाह रहे हैं। क्या ट्रिगर पॉइंट हुआ कि लास्ट में आप कांग्रेस के साथ नहीं गए? बिल्कुल चर्चा थी। जब मैंने आपको बताया कि बंगाल के बाद मैंने वो काम छोड़ा, तो जरूर मेरे मन में कई विकल्पों में एक विकल्प ये भी था कि कांग्रेस के साथ जुड़कर, उनके साथ मिलकर कांग्रेस को रिवाइव किया जाए, उसको फिर से नए सिरे से कांग्रेस खड़ी की जाए। तो मैंने आपको कहा कि जनसुराज क्या है, जो पुरानी कांग्रेस थी आज़ादी से पहले, उस तरह की व्यवस्था है। तो मेरी ये सोच थी कि इस तरह का प्रयास एग्जिस्टिंग कांग्रेस के साथ किया जाए, और उसका एक ब्लूप्रिंट मैंने कांग्रेस की लीडरशिप को उनके रिक्वेस्ट पर ही उनको साझा भी किया, और उसकी बड़ी लंबी चर्चा भी हुई, मीडिया ने उसको कवर भी किया। और ये उनका बड़प्पन है, ये कांग्रेस के लीडरशिप का बड़प्पन है कि उन्होंने वो मौका मुझे दिया, चाहे जो भी मेरी क्रेडिबिलिटी रही हो। उन्होंने सुना, समझा,
एक कमेटी बनाई हाई लेवल की, 4 दिन तक 10 जनपद पर बैठकर उस पर चर्चा हुई और सबने माना कि ये जो मैं हम लोग भी दिन भर बाहर खड़े रहते थे कि क्या नहीं। जो प्लान बनाया है वो अच्छा है, बहुत बेहतर है, इससे कांग्रेस रिवाइव हो सकती है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप इसकी जिम्मेवारी लीजिए और आइए और इसको काम को कीजिए। उनके इस ऑफर के बाद मैंने मना किया और ये ऑन रिकॉर्ड है, कांग्रेस ने ट्वीट किया है और कि हमने ऑफर दिया, प्रशांत किशोर ने मना कर दिया। अब सवाल है कि मैंने मना क्यों कर दिया। हमें वही जानना। मना बस इसलिए किया कि कांग्रेस का कहना यह था कि इस पूरे काम को करने के लिए हम लोग बनाएंगे एक EAG, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, उसमें आप रहेंगे और एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के जरिए आप ये सारा काम करेंगे। मेरा ऐसा कहना था कि एम्पावर्ड एक्शन कमिटी जो है, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप जो है, उसका कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई प्रावधान ही नहीं है। वो तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई एक बॉडी होगी और कांग्रेस में जिस तरह का रिफॉर्म हम लोग चाहते हैं, करना चाहते हैं, जो प्लान आप एग्री कर रहे हैं, वो कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई बॉडी नहीं कर सकती है अनलेस दैट बॉडी हैज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। तो कांग्रेस के संविधान में EAG टाइप की कोई व्यवस्था, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप की व्यवस्था जो कि कांग्रेस को रिफॉर्म कर दे, इसका कोई प्रावधान है नहीं। वो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनिंग के लिए तैयार नहीं थे, तो मैंने उसको मना कर दिया। अब आप देखिए कि क्या मेरा वो निर्णय सही था या गलत। मेरे मना करने के बाद कांग्रेस ने EAG बनाई, 8 सदस्यीय EAG कमेटी बनी है। प्रशांत किशोर उसमें नहीं है, लेकिन 8 लोग हैं उसमें। तो 7 जो जिनको रहना था वो है, प्रशांत किशोर की जगह उन्होंने किसी दूसरे को रखा होगा। वो 8 लोग की EAG क्या कांग्रेस में कुछ कर पाई? तो मैं तो सोचता हूं कि मेरा निर्णय ठीक था। मैं भी रहता तो नहीं कर पाता, क्योंकि फंडामेंटली आप कांग्रेस को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई हुई बॉडीज के जरिए रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं। आपको कांग्रेस की जो बॉडी है, उनका CWC है, उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जब तक वो उनमें वो ताकत नहीं देंगे तब तक वो सुधार नहीं हो सकता है। ये उनका निर्णय था, उस समय मुझे वो सूट नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। छोड़कर आए और बिहार में एक प्रयास कर रहे हैं। विशुद्ध तौर पर यह भी एक कांग्रेस जैसी व्यवस्था खड़ी करने का ही प्रयास है। अब हमेशा कहते हैं कि भारत में अगर लोकतंत्र को मजबूत होना है तो कभी कभी कांग्रेस को भाजपा के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। तो क्या बिहार में आप कभी कांग्रेस के साथ प्रशांत किशोर खुद को देखते हैं? नहीं, मैं देखिए, हम लोगों ने घोषणा की हुई है कि हम 243 सीट लड़ेंगे। नहीं, हमें अभी नहीं बात कर रहा हूं। तो पहले तो हमें 243 सीट लड़ने दीजिए। कांग्रेस राजद के साथ है। यहाँ राजद यहाँ के बर्बादी के लिए जिम्मेवार दल है। मतलब लालू जी के जंगल राज के बारे में आप लोग तो पत्रकार हैं, आपने रिपोर्ट किया है, दिल्ली में लोग देश भर में लोग कहानियां सुनते हैं। बिहार के लोगों ने तो उसको भोगा है। हम लोग भी उसी दौर के थे। हम लोगों ने 1993 में मैंने वोट दिया था और उसके बाद हम लोग बाहर पढ़ने इसीलिए गए क्योंकि 5 साल ग्रेजुएशन में लगता था। वो तो बहुत छोटा कष्ट था। मतलब हम लोग उस दौर में बच्चे थे, पढ़ते थे, और जो हम लोगों ने देखा, तो जब लोग कहते हैं लालू जी के, जब मैं देखता हूं कि कांग्रेस का नेतृत्व उनके साथ बैठता है, तो ये मेरे लिए समझ से परे है कि व्हाट मेक देम, कि भाई तुम्हारा इतने स्टेट में तुम नहीं हो, बिहार में भी नहीं रहोगे। अगर वर्स्ट केस सोचो, बिहार में भी नहीं रहोगे, क्या हो जाएगा? इतने राज्यों में कांग्रेस नहीं है। लेकिन इनका जो लालच है, 4-5 सीट मिल जाए, कुछ मंत्री बन जाएं, कुछ जगह हो जाए, इसी चक्कर में पूरे बिहार में कांग्रेस इतनी बड़ी दोषी है। बिहार में 90 में ये पूर्ण बहुमत की सरकार में थे। राजीव गांधी को, कांग्रेस को गाली देकर, उन पर बुफोर्स का सारा आरोप लगाकर यही लालू यादव जीत कर आया। आज वही कांग्रेसी लालू जी का झोला ढो रहे हैं। 2 पुश्त से ढो रहे हैं, 2 पीढ़ियों से वही कांग्रेसी लालू जी का झोला ढोया, अब तेजस्वी का लालटेन ढो रहे हैं। तो इन लोगों के साथ क्या आप काम कर सकते हैं, और इनसे क्या आप रिफॉर्म और इनसे क्या नई व्यवस्था की बात सोची जा सकती है? नहीं, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा था कि सोशल मीडिया पे 2-3 दिनों से लोग बहुत चुटकी ले रहे हैं कि क्या बिहार में एक ऐसा समीकरण बन सकता है कि प्रशांत किशोर, कांग्रेस और चिराग। ये तो लोग स्पेकुलेशन करते रहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बिहार में 2 गठबंधन है। वो गठबंधन, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो 2 गठबंधन बने रहेंगे। एक RJD लेड अलायंस है जिसमें कांग्रेस है, कुछ छोटे मोटे और दल हैं, CPI-ML उसमें मजबूत दल है। कांग्रेस, CPI-ML लेफ्ट की पार्टियां, कांग्रेस और राजद, वो साथ में रहेंगे। 1-2 उसमें घट बढ़ सकते हैं। दूसरा दल है जो भाजपा, जिसका नेतृत्व कर रही है, भले मुखौटा नीतीश कुमार है, जो भाजपा JDU का अलायंस है, उसमें चिराग हैं, उसमें मांझी जी हैं, उसमें कुशवाहा जी हैं, 1-2 और शायद उसमें घट बढ़ सकते हैं। अल्टीमेटली ये दोनों फॉर्मेशन होल्ड करेगा
और उसको इंडिया गठबंधन जिसको यहाँ पे कहते हैं, वो राजद गठबंधन का नेतृत्व, उसमें डिसीजन मेकिंग वो सब लालू और तेजस्वी जी करेंगे। और जो एनडीए गठबंधन है उसका सारा निर्णय अमित शाह करेंगे, भाजपा करेगी, दूसरे के पास कोई अधिकार नहीं है। बाकी जितना चीज आप देख रहे हैं, बयानबाजी, प्रयास, धरना प्रदर्शन, प्रचार, सक्रियता, ये सब अपना हिस्सा लेने की टैक्टिस है, हिस्सा लेने की कवायद है। मैं थोड़ा सक्रिय हो जाऊंगा तो मुझे 2 सीट ज़्यादा मिल जाएगा, अगर नहीं देगा तो दबाव बनाऊंगा, अगर सीएम फेस नहीं दिख, जैसे अभी हम लोग बयान सुन रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने तेजस्वी को सीएम फेस की घोषणा करने पर सहमति नहीं जताई। अब जो बिहार की राजनीति का कख गघ भी समझता है, क्या ये संभव है कि कांग्रेस डिसाइड करेगी कि राजद का चेहरा कौन होगा? अरे भाई, ये जैसे सूरज पूरब में उगता है वैसे पता है कि लालू जी का लड़का ही होगा। काहे के लिए नाटक कर रहे हो? ये नाटक इसलिए कर रहे हो कि हमको 70 सीट मिलेगा कि 40 मिलेगा। क्यों? राजद वाले कह रहे हैं हम 40 देंगे, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमें 70 चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि अचानक से कन्हैया कुमार जी बिहार में दिख रहे हैं, राहुल गांधी 4-5 बार आ गए। तो ये ठीक है, ये तो राजनीति का हिस्सा है, इससे आप बहुत कुछ ड्रॉ मत कीजिए। अल्टीमेटली वाटर विल सेटल डाउन और राजद, तेजस्वी यादव और उसके पिछलग्गू कांग्रेस, ये एक साथ, और दूसरे साइड भाजपा, उसके पिछलग्गू जदयू और दूसरे दल, ये एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। थोड़ी सी आपके बिहार को लेकर, आपके विजन की बात कर लेते हैं। आप शराबबंदी को लेकर बहुत आलोचना करते हैं, क्या अब हम मान लेते हैं कि नवंबर में आपकी सरकार आ रही, आते ही शराबबंदी एक घंटे में हट जाएगी? क्यों? पहली बात तो कि बिहार में शराबबंदी है ही नहीं। शराबबंदी का कानून है, जिस कानून के जरिए शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है और होम डिलीवरी को चालू कर दिया गया है। लोग कहते हैं शराबबंदी हटाइएगा। अरे भैया, मुझे हटाने की जरूरत क्या हो? तो पहले से ही शराब घर घर बिक रही है। दूसरी बात, क्यों कानून को हटाने की जरूरत है? क्योंकि इस कानून की वजह से बिहार का 15 से 20 हजार करोड़ का हर साल का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, भ्रष्ट अफसरों के पास, नेताओं के पास। तीसरी बात, ये इसका बहुत बड़ा नुकसान यहाँ के युवाओं के साथ हो रहा है। पहली बार बिहार के गांव-गांव में सूखा नशा की बात आपको सुनने को मिलेगी। जहां आप जाइए, स्मैक और अदर जो इस तरह के ड्रग्स हैं, उसका प्रचलन बड़े पैमाने पर बिहार में बढ़ा है। चौथी बात, जिन महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात कही जा रही है, शराबबंदी के कानून आने के बाद 8.5 लाख से ज़्यादा केस हुए हैं। आज 1 लाख से ज़्यादा लोग जेल में आज भी हैं। ये ज़्यादातर लोग गरीब, पिछड़े, वंचित समाज के, दलित समाज के, मुस्लिम समाज के लोग हैं, जिनके पास कोर्ट में जाकर बेल कराने का भी पैसा साधन नहीं है। तो वो उन घरों की महिलाओं की क्या दुर्दशा है। और मैं एक आखिरी बात कहता हूँ कि जो लोग भी आपको कहता है कि बिहार में शराबबंदी अच्छा है, इससे महिलाओं को बड़ा फ़ायदा हो रहा है, वायलेंस कम हुआ है, उसको ज़रा पूछिए, खास कर ये भाजपाइयों को या कांग्रेसियों को, कि अगर शराबबंदी इतना ही अच्छा है तो ये इतना बढ़िया मिठाई तुम लोग बिहार के लोगों को क्यों खिलाना चाहते हो? पूरा देश को क्यों इससे वंचित किए हो? भाजपाइयों में दम है तो पूरे देश में शराबबंदी लागू कर दें। अगर शराबबंदी से इतना फायदा है तो मोदी जी उसको देश में क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं? अगर शराबबंदी से इतना फायदा है तो राहुल गांधी इसको कर्नाटक, तेलंगाना में क्यों नहीं लागू करा देते हैं? तो तेजस्वी भी कह चुके कि हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी खत्म कर देंगे। कब बोले? मुझे लगा कि वो पिछले चुनाव के टाइम में बोले थे। उसका कभी दम ही नहीं, वो आदमी बोल दे। आप कभी बोले हो तो बता दिए। आप बिल्कुल मिसकोट कर रहे हैं। इन लोगों में इतना दम है, ये तो सोचता है कि शराबबंदी का, हमको कहा कि गांधी का पिक्चर लगाकर और शराबबंदी हटाने की बात करते हैं। मैंने कहा भाई इसीलिए तुम्हें 9th फेल बताते हैं, क्योंकि सुनिए मेरी बात, वो आदमी को देखिए वो क्या कह रहा है कि गांधी का फोटो लगाकर शराबबंदी हटाने की बात कर रहे हैं। मेरे भाई, गांधी ने कब कहा है, कहाँ कहा है कि शराबबंदी लागू करने के लिए कानून बनाओ? तो जब आप 9th फेल हैं, जब आपको सरस्वती और शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, तो आप ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात कहेंगे। गांधी ने अपने पूरे जीवन में शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया। ये नहीं कहा कि कानून बनाकर शराबबंदी लागू किया जाए। ये तो ऐसे हुआ कि गांधी ने समाज को शाकाहारी होने की बात बताई। इसका मतलब है कि कल देश में कानून बना दिया जाएगा कि जो मांसाहार करेगा उसको जेल में डाल देंगे। तो इन लोगों को क्या समझ है गांधी की? जो व्यक्ति समाजवाद पर 5 मिनट बोल नहीं सकता है, वो विधानसभा में खड़ा होकर कहा कि समाजवाद तो हमारे बाप दादाओं का है, ये कोई दूसरा थोड़ी ले सकता है।
तो मैंने कहा कि मेरे भाई समाजवाद तुम्हारा कब से हो गया? समाजवाद तो लोहिया जी का है, समाजवाद जयप्रकाश का है, समाजवाद मधु लिमये का है, समाजवाद जॉर्ज फर्नांडिस का है। आपका समाजवाद कब से हो गया? आप तो समाजवाद का परिभाषा पढ़, मतलब लिखा हुआ अगर हो कागज पर तो तुम 5 मिनट में पढ़ नहीं सकते हो कि समाजवाद की परिभाषा क्या है। ये इन लोग की दुर्दशा है, ये इनकी हालात है, ये क्या करेंगे बिहार। लेकिन आप जब मैं देखता हूं कि जब आप कहते हैं कि मैं राजनीति में निजी हमले नहीं करता, लेकिन जब आप तेजस्वी का जिक्र आता है ना तो बहुत हिकारत के भाव से कहते हैं कि वो 9वीं फेल है, वो क्या बात करेगा। मतलब ठीक बात है, आप बिल्कुल आपने अच्छा किया ये सवाल पूछा। मैं तेजस्वी यादव 9th फेल हैं कि 10th फेल है इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। मैं क्यों कहता हूं इसको समझिए। क्योंकि मैं अपनी ज़्यादातर सभाओं में कहता हूं कि पढ़ाई, फॉर्मल एजुकेशन का समझदारी से कोई सीधा सरोकार नहीं है। बिना पढ़ा लिखा आदमी भी बहुत समझदार हो सकता है। कामराज इतने बड़े नेता थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे बहुत, क्योंकि कई बार परिस्थितिवश आपको फॉर्मल एजुकेशन का अवसर नहीं मिल सकता है। लेकिन जब आपके माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री हैं, आप DPS RK पुरम में आपका एडमिशन है और आप वहाँ से 9th पास नहीं कर पाते हैं, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपका नज़रिया क्या है। काउंटर में उस आदमी ने कहा कि मैं 9th फेल नहीं हूँ, मैं 9th पास हूँ, उसके बाद तो मैं क्रिकेट खेलता था। चलो मान लिया आप क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट क्या खेलते थे तो देश दुनिया जानता है कि कौन सा क्रिकेट खेले हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप क्रिकेट भी खेलते थे, भाई सचिन तेंदुलकर से तो बड़े आदमी नहीं है, बड़े प्लेयर नहीं है। सचिन तेंदुलकर भी 12वीं पास किए हैं। जब क्रिकेट खेलना आपने ख़त्म कर दिया, जब आप आ गए तो आप अभी से पढ़ के पास हो जाते। हम लोग गांव देहात में सुनते हैं कि ये लड़की थी, उसके माँ बाप ने उसको नहीं पढ़ाया, तो कहती हैं महिलाएं कि शादी हुई तो हमारे हस्बैंड ने हमको पढ़ाया, हमने BA किया, 2 बच्चे होने के बाद हमने ग्रेजुएशन किया। क्यों किया? क्योंकि शिक्षा के प्रति उसकी सोच है कि शिक्षित होकर ही मैं प्रगति कर सकूंगा या सकूंगी। मैं जब कहता हूं 9th फेल, तो ये दिखाता है कि तेजस्वी यादव का शिक्षा के प्रति नजरिया क्या है। इस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के मन में शिक्षा के प्रति कोई सम्मान ही न हो, उसकी महत्ता को न समझता हो, वो बिहार को शिक्षित कैसे करेगा। मैं ये बात कह रहा हूं। 9th फेल होना मुश्किल नहीं है, शिक्षा के प्रति इस व्यक्ति की जो सोच है वो दिखाता। भाई तुम आज का 10th पास कर जाओ, तेजस्वी यादव की क्या उम्र है, अभी पढ़ के पास हो जाओ। भाई तुम्हें पढ़ाई लिखाई से तुम्हारा कोई सरोकार ही नहीं है। सरस्वती और तुम्हारा तो 36 का आंकड़ा है। तुम्हें तो लक्ष्मी के आगे कुछ समझ में नहीं आती है बात। तुम्हारा सरस्वती से क्या वास्ता है, और जिसका सरस्वती से वास्ता न हो वो समाज के लिए कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकता है, ये बात कहता हूं। नहीं तो लेकिन उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि जो लोग उनकी शिक्षा पर लेकर सवाल उठाते हैं, उन्होंने एक मतलब घोषणा की थी और एक मतलब कैबिनेट आते ही लाखों लोगों को नौकरी दी। भाई जिसको नौकरी दी, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसका नाम नंबर जारी कर दें, हम लोग भी देखकर खुश हो जाएं। ये इतने बड़े फर्जी लोग हैं बिहार में। आपकी जनता के लिए, आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ, 78 साल की आज़ादी के बाद बिहार में 23.25 लाख लोग सरकारी नौकरी करते हैं। 1.97% लोग ही, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक सबको जोड़ दीजिएगा तो 23.25 लाख लोग ही नौकरी करते हैं। मतलब करीब करीब 1.97%, 2% लोग सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ। ये आदमी कह रहा है कि हम एक दिन में 10 लाख दे देंगे, दे दिया। अरे भाई अगर तुमने 10 लाख लोगों को नौकरी दे दिया तो ये 10 लाख लोग कहाँ हैं, उसका नाम पता क्यों नहीं जारी करते हो? क्यों मारामारी कर रहे हो कि 10 लाख दिया कि 8 लाख दिया? अगर हम हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? भाई 10 लाख नाम नंबर जारी कर दो, सब लोग देख लें, बहस खत्म हो जाएगा। मेरे भाई जो नौकरी की बात हो रही है उसमें एक बड़े पैमाने में जो पहले से नौकरी में थे, जो नियोजित शिक्षक थे, उनको राज्य कर्मी बनाया गया। तो सर्विस कंडीशन को चेंज करने को ये कहता है ये सब आदमी कि हमने नौकरी दे दी। जो कुछ लोगों को नौकरी मिली वो डोमिसाइल न, गलत डोमिसाइल की वजह से दूसरे राज्यों को मिली, क्योंकि नीतीश कुमार को अपना इमेज बनाना था कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, तो दूसरे राज्य के लोग आकर यहाँ शिक्षक हो जाएंगे तो लोग कहेंगे कि भैया नीतीश के राज्य में बड़ा तरक्की है। मेरे भाई किस 10 लाख बिहार के लोगों को नौकरी मिली है जो कि इनविजिबल लोग हैं? आप पत्रकार हैं, आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि तेजस्वी यादव को आरजेडी से पूछ लो कि भाई जिसको भी नौकरी मिली है उसका बिना नाम पता के तो नौकरी नहीं मिली होगी। वो कोई मिस्टर इंडिया तो नहीं है भाई, उसका नाम पता सर्टिफिकेट होगा तुम्हारे पास, जारी करो कि ये 10 लाख लोग हैं जिसको नौकरी दिया है। ठीक है, हम अपने इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव में आते हैं।
आप लगातार दावा कर रहे हैं कि 2025 में आपकी सरकार बनने जा रही है। जनसुराज की सरकार बन रही है। मतलब हम उसको मानते हैं कि आपकी सरकार मानने से नहीं होगा। कांग्रेस की सरकार जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस गांधी की कांग्रेस नहीं थी। गांधी उसका नेतृत्व भले कर रहे हो, आजादी से पहले जो कांग्रेस थी वो गांधी की कांग्रेस नहीं थी। गांधी की सोच का उस पर प्रभाव हो सकता है, गांधी उसकी अगुवाई कर सकते हैं, लेकिन वो कांग्रेस गांधी की कांग्रेस नहीं थी। से चलती थी, ठीक है, मान लेते हैं। मेरा कहना यह है कि मैं रणनीतिकार प्रशांत किशोर से पूछना चाह रहा हूं, जिनका चुनाव प्रबंधन कौशल है, कि दूसरे नंबर की पार्टी कौन होगी, कितने सीटों के साथ होगी, एनडीए कितनी सीटें देते हैं? ये मैं अब सीट नहीं बता सकता हूं। दूसरे नंबर पर एनडीए रहेगी, राजद यहाँ तीसरे नंबर पर रहेगा। मतलब इंडिया नहीं, आप कह रहे राजद तीसरे नंबर? इंडिया यहाँ क्या है भाई, इंडिया क्या है? ये तो राजद यहाँ स्थानीय चुनाव है। तेजस्वी यादव राजद लालटेन का ही है यहाँ, मतलब कोई इंडिया अलायंस थोड़ी ना है। मतलब आप ये बताइए यहाँ इंडिया अलायंस क्या है? कोई मतलब इनका कोई एजेंडा थोड़ी ना है। यहाँ तो लोगों को तय करना है कि उनको लालू का जंगल राज चाहिए, कि नीतीश का थका हुआ नेतृत्व चाहिए, कि नया जनसुराज चाहिए। ये बिहार की जनता को तय करना है। तय कर लो भाई कि एक्सपायर दवा जिसको 30 साल से खा रहे हो, जिसने बिहार को सबसे गरीब और पिछड़ा बनाया है, वो राजद, कांग्रेस, भाजपा और जदयू चाहिए, कि एक नई दवा, नया विकल्प जो जनसुराज आया है जिसमें शायद 50% चांस है कि आपकी दशा सुधर सकती है, वो नई दवा ट्राई करना चाहते हो कि एक्सपायर दवा खाना चाहते हो? बिहार की जनता को तय करने दीजिए। अच्छा, आजकल बहुत चलन है, जब घोषणा पत्र आता है तो लोग कहते हैं कि पहली कैबिनेट में हम ये करेंगे। तो मैं क्या अपेक्षा करता हूं कि जब जनसुराज की सरकार आएगी, हम लोग ऐसी कोई बात नहीं करते। ना, अभी आपने कहा ना कि 1 घंटे में शराबबंदी का कानून खत्म करेंगे। कैबिनेट की बात नहीं कही, वो बिल्कुल शराबबंदी की बात पहले से कह रहे हैं। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए 10 बरस लगेगा हम लोग को। आप देखिए, मेरी बातों को जाकर सुनिए। मैं बहुत सुन के नहीं, मैंने कहीं कहा है कि पहले कैबिनेट में मैं आऊंगा और शिक्षा सुधार दूंगा। देखिए ये कुछ दूरगामी नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं, दूरगामी फैसले ये लिए जाएंगे कि जब तक, पहला निर्णय शिक्षा में ये होगा कि जब तक सरकारी स्कूल की व्यवस्था को नहीं सुधारा जाएगा, जनता को, गरीब जनता को यहाँ हम लोग विकल्प देने जा रहे हैं कि आप अपने बच्चे को तब तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, उसका एक रेगुलेटेड फीस सरकार भरेगी। ये त्वरित फैसला होगा। लेकिन उसके साथ शिक्षा को नई व्यवस्था बनाने के लिए हर प्रखंड में 5, 7, 10 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाने के लिए 5 साल 10 साल का समय लगेगा और उस पर ईमानदारी से काम किया जाएगा। ये त्वरित फैसले होंगे। त्वरित फैसला ये होगा कि दिसंबर से बिहार में 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को, पुरुषों को 400 के बजाय 2000 रुपये पेंशन मिलने लगेगा। ये त्वरित फैसला होगा। लेकिन जो आधारभूत चेंज करना है उसमें तो समय लगेगा। मैं उनमें से नहीं हूं कि खड़ा होकर ये कह दूं कि मैं बिहार को नंबर 1 बना दूंगा। अगर बिहार में सब कुछ अच्छा हो जाए तो भी बिहार को देश के टॉप 10 में आने में 10-15 बरस लगेंगे। हम लोग इतने पीछे छूट गए हैं। प्रति व्यक्ति आय बिहार में 35,000 रुपये है। नहीं, मैं 2024 का आंकड़ा, मैंने आपका वो वीडियो भी देखा था और उसके बाद मैंने चेक किया था। 2024 सितंबर अक्टूबर का आंकड़ा मैंने देखा, 66,800 कुछ रुपए। पता नहीं कहाँ से आंकड़ा आप लोग पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, कौन सा आंकड़ा देख रहे हैं, कौन सा रेफरेंस पॉइंट है? बिहार में 100 में 80% लोग, 100 में 80 लोग दिन का 100 रुपया नहीं कमा रहे हैं। और पटना, बेगूसराय और मुंगेर, ये 3 जिला को हटा दीजिएगा तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ 25,000 से नीचे है। हम तो सरकारी आंकड़े की, अरे सरकारी आंकड़े की बात मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, हम इसके बाद इस पर फिर से देख लीजिएगा। भाई ऐसा नहीं है, हम लोग इतना पीछे छूट गए हैं कि अगर आप 10 के बजाय 20% के भी रफ्तार से बढ़ने लगेंगे तो भी आपको 10 वर्ष लगेगा वहां पहुंचने में। क्योंकि जब आप बढ़ रहे हैं तो दूसरे राज्य सो थोड़े ना जाएंगे, वो भी तो बढ़ रहे हैं। आपकी सापेक्षिक गति ज्यादा होनी पड़ेगी और ज्यादा बहुत होनी पड़ेगी और बहुत लंबे समय तक होनी पड़ेगी, तब आपकी स्थिति सुधरने वाली है। अंतिम सवाल आपसे पूछ रहा हूं, बिहार को लेकर जब भी चर्चा होती है तो एक बहुत तेज राजनीतिक चर्चा होती है जाति सर्वे की। जिन्होंने कराया उनके लोगों ने भी, उनमें से भी कुछ घटक दलों ने कह दिया कि वो फर्जी जाति जनगणना थी। क्या प्रशांत किशोर या आपके जो जनसुराज पार्टी है उसके एजेंडे में जाति जनगणना को लेकर कोई घोषणा होगी? देखिए, जातीय जनगणना या किसी प्रकार का सर्वे, मैं तो ऐसे 10 और सर्वे के पक्ष में हूं। क्योंकि जितनी जानकारी आपको समाज की स्थिति, परिस्थितियों के बारे में रहेगी, उससे बेहतर आप निर्णय ले पाएंगे। लेकिन अगर आप निर्णय लेना चाहेंगे तब ना। 2 वर्ष पहले जातीय जनगणना बिहार में हुई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन दलों ने जातीय जनगणना को मुद्दा बनाया
सर्वेक्षण कराया, अगर उसमें से कोई नेता हो जो 5 पन्ना भी पढ़ा भी नहीं होगा, जातीय जनगणना में क्या निकल कर आया उसको जरा पढ़िए। आज भी बिहार में 3% दलित समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। जिस पिछड़ा और अति पिछड़ा की ये लोग बात करते हैं, 7% अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं पास करते हैं। किसने बात की? राहुल गांधी तो आकर कह दिए वो सर्वे ही फर्जी है। ये भूल गए कि भैया सर्वे तुम ही ने कराया था, सरकार के घटक दल थे। मतलब जिसने भी लिखा, घटक दल नहीं था भैया, कैबिनेट में उनके मंत्री थे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, सरकार के घटक दल थे। मैं यही कह रहा हूँ। आप बताइए, अपने ही सर्वे को कह रहे हैं फर्जी, हम आएंगे तो बढ़िया वाला कराएंगे। तो हम इसीलिए तो कह रहे हैं प्रशांत जी। देखिए, सर्वे करा लेने मात्र से समाज नहीं सुधरता है। लॉजिकल सवाल आप पूछिए अपने आप से कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति की गणना, मुसलमानों की गणना तो आज़ादी के बाद से हो रही है, फिर उनकी स्थिति क्यों नहीं सुधर गई? सिर्फ गणना होने से आप नहीं सुधर जाइएगा, किताब खरीद लेने से आप विद्वान नहीं हो जाइएगा, किताब को पढ़ना पड़ेगा। तो जो जातीय जनगणना हुआ है, जो उसमें आंकड़े आए हैं, उसके आधार पर अगर सरकार ने निर्णय लिए होते, बजट बनाया होता, कार्यक्रम शुरू किए होते, तो निश्चित तौर पे फायदा होता। लेकिन इनकी नियत तो थी नहीं। ये तो मंडल 2 करना चाहते थे, उसका समाज को बांट के, लड़ा कर, फॉरवर्ड बैकवर्ड करके जीतना चाहते थे। वो काम हुआ नहीं, तो जातीय जनगणना भूल गए। अब जरा नीतीश कुमार से आप जरा सोचिए, पिछले 1 साल में जातीय जनगणना पर एक शब्द भी बोला हो तो नीतीश कुमार ने या तेजस्वी यादव ने बोला हो। राहुल गांधी आकर बोले तो उल्टा ही बोल गए। मेरे भाई, सिर्फ किताब खरीद लेने से आप विद्वान नहीं बन सकते। किताब को पढ़ना पड़ेगा, पढ़कर समझना पड़ेगा, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। तो बिल्कुल हम लोग इस तरह के सर्वे, इस तरह की जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन इस बात के साथ कि उस जनगणना का, उस सर्वे से जो निकल कर आए उस पर एक्ट किया जाए। कुछ एक्ट करने को लेकर घोषणा करेंगे, मतलब पुराने आंकड़े के आधार पर? बिल्कुल, मैं पूरा जो मेरा शिक्षा का एजेंडा है, मैं वही तो बता रहा हूँ। जो मेरा पूरा शिक्षा का एजेंडा है कि आरक्षण का लाभ क्यों नहीं इन जातियों को मिला। इन जातियों की स्थिति, आरक्षण लागू है लेकिन फिर भी इन जातियों को उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। भाई, कौन सी ऐसी सरकारी नौकरी है जिसमें 12वीं पास आपको न मिनिमम क्वालिफिकेशन ना हो? तो जब उन समाज के बच्चों को 12वीं पास करने का अवसर ही नहीं मिल रहा है, तो उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? इसकी बात तो कर ही रहे। प्रशांत जी, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला, हमारे साथ सभी मुद्दों पर खुलकर बात की। आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। बिहार का चुनाव है, हम इस दौरान विभिन्न नेताओं से मिलेंगे, खुलकर उनके मुद्दों पर बात करेंगे, उनके राय से आपको अवगत कराएंगे। आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।